हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरेंजियम को, जहां हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर और हमने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, यानी कैसे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं या पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। क्लियर है? और हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या हुआ, एक स्पोरोजिनस टिश्यू एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, उसी को हम लोग पॉलन मदर सेल बोल सकते हैं। उसमें होता है मियोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड से बनता है माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन। यहां तक क्लियर था? आज हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन को। राइट, आज हम लोग किसे डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन को। तो पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट। क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट सेम है? द आंसर इज नो। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो प्लीज आप इस चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, ना कि मेल गैमेट्स। ठीक है? और पॉलन ग्रेन के अंदर मतलब मेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट्स। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलन ग्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं? यहां लिख देते हैं, चलो जस्ट अ मिनट। पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। क्या मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट सेम है? द आंसर इज नो। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आज ही के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मेल गैमेट्स बन रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो अगर हम लोग पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिखने में आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं। याद रखना, जितना दिखने में ये आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं। चलो, तो अगर गौर से देखोगे आप तो हमने क्या किया? दो लेयर बनाए। क्या बनाया? दो लेयर बनाया। एक येलो कलर का बनाया आउटर लेयर, एक येलो कलर का थोड़ा सा थिक लेयर बनाया आउटर लेयर, और एक हमने क्या किया? एक इनर लेयर बनाया जो थोड़ा सा एज कंपेयर टू द आउटर लेयर थोड़ा सा थिन होता है। एज कंपेयर टू आउटर लेयर थिन होगा। आपका ड्राइंग ही बहुत कुछ कह देता है आपके कैरेक्टर्स के बारे में, आपके मतलब इस डायग्राम के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ कह देता है। देखो, अंदर का जो लेयर हमने बनाया थोड़ा सा थिन बनाया, राइट, और बाहर का जो लेयर हमने बनाया थोड़ा सा थिक बनाया एज कंपेयर टू द अंदर का लेयर। और अंदर के लेयर में आप देखोगे कोई भी किसी भी तरह का एक गैप नहीं है, लेकिन बाहर के लेयर में देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप प्रेजेंट है। हर चीज को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आउटर लेयर होता है ये है किसका? ये डायग्राम है एक पॉलन ग्रेन का। किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है एक पॉलन ग्रेन का। बहुत बढ़िया। अगर ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम है तो ये बाहर वाला जो लेयर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। EXINE, एक्साइन, राइट, एक्साइन बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला लेयर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इन टाइम। क्या बोलते हैं? इन टाइम। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनर साइड में प्रेजेंट है सो इन टाइम,
आउटर में है तो एग्जाइन, तो बस इसको याद रखना, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इनर साइड में है, इनर साइड से आपको क्या याद आ जाएगा, इनर साइड से आपको याद आ जाएगा इन टाइम, ठीक है। और ये एक्साइन और एंटाइन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, दोनों को एक साथ बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है, स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म, दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, स्पोरोडर्म। तो अगर पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन का जो आउट लेयर है उसको क्या बोला जाता है, द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज व्हाट, द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म। द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, ये क्या है, द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म क्या होता है, दो लेयर में डिवाइड होते हैं, एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्लियर है यहां तक। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्साइन की। किसकी बात करते हैं, एक्साइन की बात कर लेते हैं। आउटर लेयर, आउटर से इनर साइड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्साइन की, तो एक्साइन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट होता है। वेरी गुड। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, ये जो एक्साइन लेयर है इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन दिस होल वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिला जो इसके जैसा रेजिस्टेंट हो, राइट। तो इसके बाहर के कोटिंग में क्या मिलता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या लिखेंगे, ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट। अब ये किस चीज से रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस है आपके हाई टेम्परेचर से, ये रेजिस्टेंट है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रेजिस्टेंट है आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली से यानी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली से यानी स्ट्रॉन्ग बेस से, ये रेजिस्टेंस है आपके स्ट्रॉन्ग एंजाइम से, स्ट्रॉन्ग एंजाइम से, एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज एंड स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। तो हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एल्कली से एंड स्ट्रॉन्ग एंजाइम से। मतलब हर एक वो चीज जो इस चीज को नुकसान पहुंचा सकता है उससे ये क्या है, उससे ये चीज रेजिस्टेंट है, सॉरी, उससे क्या है, उससे ये चीज रेजिस्टेंट करता है। कौन, स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, रेजिस्टेंट करता है किसे, पॉलन ग्रेन को, ताकि पॉलन ग्रेन पे कोई भी तरह की किसी भी तरह का आंच ना आए। पॉलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर में रख दिया, कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में रख दिया, कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में रख दिया, कुछ नहीं होगा, कोई भी एंजाइम उस पर डाल दिया, कुछ नहीं होगा। ये हर एक सिचुएशन में ये स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन को मतलब सुरक्षा करेगा। ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, सुरक्षा कवच। क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक सुरक्षा कवच है जो हर एक चीज से क्या करेगा, आपके पॉलन ग्रेन को बचा के रखेगा, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, स्ट्रॉन्ग एंजाइम हो, कुछ भी हो। क्लियर है। और ये स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से क्या होता है,
इस जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये हम लोग बहुत दिनों तक मतलब एज अ प्रिजर्व्ड, दे कैन प्रिजर्व्ड, राइट, दे कैन प्रिजर्व्ड, और इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉसिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉसिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज फॉसिलाइजेशन? तो बेसिकली फॉसिलाइजेशन क्या होता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजों को खोजते हैं या देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी जगह पे पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स के अगर पॉलन ग्रेन मिलता है तो उससे वो लोग बता सकते हैं कि इस पॉलन ग्रेन के से वो लोग बता सकते हैं कि इस कल्चर में या इस डिकेड में या इस टाइम पे कौन से मतलब प्लांट्स प्रेजेंट होते थे। ये बोटानिस्ट का भी काम है और आर्कियोलॉजिस्ट का भी काम है, ठीक है। तो इसी वजह से पॉलन ग्रेन एज अ फॉसिलाइजेशन भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है, एज अ फॉसिलाइजेशन काम कर सकता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन दे कैन बी यूज्ड एज, due to the presence of sporopollenin, they can be used in fossilization या प्रिजर्वेशन। फॉसिलाइजेशन में ये लोग यूज हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन, व्हिच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इस पूरी दुनिया में। क्लियर है? तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो एक्साइन होता है ना, ये जो एक्साइन है, इसके जो स्पोरोपोलिनिन जो प्रेजेंट होता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स देखे जाते हैं। एक्साइन लेयर में दिस लेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे, दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये पॉलन ग्रेन है, तो कुछ पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन होगा वो ऐसा हो सकता है, ये एक पैटर्न हो गया। मान लो ये एक पॉलन ग्रेन है तो इसका पैटर्न कुछ ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप का पैटर्न भी हो सकता है। मान लो ये पॉलन ग्रेन है, इसका पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं। देखो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। कुछ पैटर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स भी हो सकते हैं, ऐसे। दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑर्नामेंटेशन। ये कहाँ देखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइन लेयर में ही देखा जाता है, राइट। कहाँ देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइन लेयर में ही देखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, different patterns and ornamentation, presence of different patterns or ornamentation अलग अलग टाइप के पैटर्न या ऑर्नामेंटेशंस देखे जाते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया था। आप भी चाहो तो उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। अब इस एक्साइन लेयर में एक पर्टिकुलर जगह होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है उस पॉइंट को, जर्म पोर। तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, प्रेजेंस
of small aperture called germ pore, तो क्या लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे डिवॉइड ऑफ स्पोरोपोलिन, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब क्या होता है, जहां पे एब्सेंस, डिवॉइड और एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, डिवॉइड और एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, इस जगह पे एब्सेंस होता है स्पोरोपोलिन, बिकॉज यहां से कब क्या निकलता है, जब ये पॉलिन ग्रेन जाके गिरता है आपके फीमेल ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर, तो उसका जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है कि यहां से एक पॉलिन ट्यूब निकलता है, यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी, अब सिर्फ समझ लीजिए कि यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। तो अगर यहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होगा तो क्या वो ट्यूब निकल सकता है, नहीं निकल सकता, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये रेजिस्टेंट इतना है कि इस ट्यूब को बाहर नहीं निकलने देगा, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है जर्म पोर, मतलब यहाँ पे जो है स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, जहां से क्या निकलता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब निकलता है, क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या निकलता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन आपका पॉलन ट्यूब यहां से निकलता है। क्लियर है यहां तक, ऑल क्लियर? सो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स और ornamentations and presence of small aperture called germ pore, devoid and absence of sporopollenin. So this is all about the exine layer. अगर हम लोग exine layer की बात करते हैं, so this is all about the exine layer. अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, अब हम लोग इंटाइन लेयर को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग किसे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटाइन के लेयर को, ये वाला इंटाइन। अगर हम बात करते हैं इंटाइन लेयर की, देखो अगर हम बात करते हैं इंटाइन लेयर की, एक्साइन एंड इंटाइन, अगर हम बात करते हैं इंटाइन लेयर की, तो इंटाइन लेयर के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इंटाइन लेयर्स जो होता है, देखो एज कंपेयर टू द एक्साइन लेयर, इंटाइन लेयर जो है वो थोड़ा सा थिन है, और इंटाइन लेयर में आपको कोई गैप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। और इंटाइन लेयर में क्या होता है, स्पोरोपोलिन नहीं होता है, क्या होता है, सेलुलोज होता है एंड पेक्टिन होता है, क्या होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसी वजह से सेलुलोज और पेक्टिन को भेद करके, या सेलुलोज और पेक्टिन का एक कवरिंग बना के पॉलिन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ता जाता है। पॉलिन ट्यूब जब आगे बढ़ता है तो पॉलिन ट्यूब को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग रूट को डिस्कस करते, हमने क्या देखा था कि रूट का जो टिप होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट टिप या रूट कैप, उसका काम क्या था, प्रोटेक्ट करना। तो सेम टू सेम जब पॉलिन ट्यूब जाता है बाहर, तो क्या करता है, यही सेलुलोज और पेक्टिन का जो लेयर है वो भी उसके साथ 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 चलते जाता है, ताकि उस पॉलिन ट्यूब को एक प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटाइन लेयर की बात करें तो हम क्या होगा, ये तार बहुत डिस्टर्ब करता है। सबसे पहला पॉइंट होगा, ये थिन लेयर होता है, थिन। दूसरा है कंटिन्यूअस, कोई भी किसी भी तरह का गैप नहीं है, थिन एंड कंटिन्यूअस, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होता है। और ये किससे बनता है, ये बनता है सेलुलोज से एंड पेक्टिन से। किससे बनता है, सेल्यूलोज एंड ये आपका बनता है पेक्टिन से। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और आपका पेक्टिन प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटाइन। इंटाइन के बारे में इससे ज्यादा जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को कवर करके कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट, ये जो है, ये हमने जो ड्रॉ किया अंदर की तरफ छोटा एकदम पतला सा, ये दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द इंटाइन। इंटाइन में और कुछ खास नहीं है। तो pollen grain, the cytoplasm of pollen grain have plasma membrane. Cytoplasm have plasma membrane. Cytoplasm have plasma membrane. ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाता है, राइट। अगर पॉलन ग्रेन की अब बाहर से लेके हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले एक्साइन देखा, फिर इंटाइन देखा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा। अब क्या देखेंगे, अगर हम गौर से एक पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होता है, दो टाइप के सेल्स होते हैं। हम लोग अभी मेल गैमेटोफाइट को कैसे बनता है वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ ये देखिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। क्या होता है, प्लाज्मा, यहां आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा ऐसा, और इस साइड पे आपको एक और दिखेगा सेल, जिसको हम लोग बोलेंगे, यहां पे भी एक न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियस, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। इस सेल को क्या बोला जाता है, ये वाला जो सेल है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव, या इसको ट्यूब सेल भी बोला जाता है। वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोला जाता है। और ये वाले सेल को क्या बोला जाता है, दिस सेल इज नोन एज जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। नाम से ही क्या पता चल रहा है, देखो वेजिटेटिव सेल मतलब रिप्रोडक्शन के साथ इसका कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन इसका नाम क्या है, जेनरेटिव सेल। इसका मतलब ये कुछ जेनरेट कर सकता है। अब क्या जेनरेट कर सकता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन इसका नाम है जेनरेटिव सेल, तो इसका पता चल रहा है कि कुछ जेनरेट तो करेगा ही, ये है। तो अगर वेजिटेटिव सेल है तो इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, राइट। तो अगर एक पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें देखे जाते हैं। क्या क्या देखा जाता है, नंबर वन क्या होता है, नंबर वन होता है आपका वेजिटेटिव सेल। क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल का कैरेक्टर्स क्या क्या है, देखो। एक देखो चीज कि इसके कंपैरिजन में ये सेल थोड़ा सा बड़ा है, तो लार्जर, लार्जर। दूसरा क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो एबंडेंट फूड रिजर्व, लार्जर ऑब्वियसली, एबंडेंट फूड रिजर्व, एबंडेंट फूड रिजर्व। और क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप का दिख रहा है, तो लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। थर्ड क्या हो जाएगा, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड, इरेगुलरली शेप्ड, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, राइट। तो लार्ज होगा, दिख रहा है, एबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होगा इसमें, ये भी दिख रहा है ये डॉट डॉट से। और क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये कैसा होगा, लार्ज बट इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा, राइट। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स के बाद जेनरेटिव सेल्स की, अगर हम बात करते हैं जेनरेटिव सेल की,
जेनरेटिव सेल की, तो जेनरेटिव सेल में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, राइट। क्या देखा जाता है, स्पिंडल शेप। पहला ये कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, और क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा स्मॉल है, एंड स्मॉल न्यूक्लियस, एंड स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होगा, स्पिंडल शेप का होगा जो दिख रहा है हमें, और क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ये भी दिख रहा है, और क्या होगा, स्मॉल न्यूक्लियस होगा। एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा है, हालांकि मैंने बहुत बड़ा ही बना दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, बस इतना ऐसा होता है। अब एक बात एनसीईआरटी में बोला गया है कि द जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब इस चीज को हम लोग अगर यहां देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सर इसका साइटोप्लाज्म तो डेंस साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म तो अलग है, और ये इसका साइटोप्लाज्म तो अलग है। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि जेनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऐसा क्यों बोला गया। तो देखो होता क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन का जो जनरेशन हुआ है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो इनिशियली जो पॉलन ग्रेन है ना वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। एक्साइन, इंटाइन और ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अंदर की हम लोग बात करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बड़े बड़े दो वैक्यूल होते हैं और एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज नथिंग बट द वैक्यूल्स एंड दिस इज द ओनली न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन, यंग पॉलन ग्रेन, यंग, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, राइट। ये क्या होता है, ये होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है, अगर ये हैप्लॉइड है और अगर ये दूसरे दो सेल बनाने तो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। लेकिन यहां पे जो माइटोसिस होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर आसिमेट्रिक माइटोसिस। कैसा होता है, आसिमेट्रिक माइटोसिस। क्या हो सकता है यहाँ पे, आसिमेट्रिक। आसिमेट्रिक माइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग माइटोसिस में देखते हैं क्या है कि दोनों जो न्यूक्लियस होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, दोनों जो सेल्स होंगे वो इक्वल साइज के होंगे। लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस है क्या है, आसिमेट्रिक माइटोसिस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको समझ लीजिए, नहीं तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आसिमेट्रिक माइटोसिस होता है। आसिमेट्रिक माइटोसिस में क्या होता है कि आसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, आसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या होता है, आसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। अगर आसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है तो इससे क्या होता है कि दो सेल्स तो बनेंगे लेकिन दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म का कंटेंट अलग होगा, एक में कम होगा एक में ज्यादा। और क्या होगा, और एक न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द दूसरा न्यूक्लियस, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ असिमेट्रिक है, कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, मतलब इक्वल डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कि मान लो कि ये सेल है, ये सेल है, तो
जैसा कि हमने ड्रॉ किया था, एक न्यूक्लियस आपका इरेगुलर शेप का बनेगा ऐसा, और एक न्यूक्लियस आपका ये बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया आपका जेनरेटिव सेल। अब आपके एनसीईआरटी में यहां तक ही डायग्राम को दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में यहां तक ही डायग्राम को दिया गया है कि भाई देखो, पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, तो फिर क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल बना। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस से आया है। ये जो जेनेरेटिव सेल है ये भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये भी माइटोसिस से आया है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये जो जेनेरेटिव सेल है ये कोने में पड़ा रहता है, ऐसा कोने में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये यंग से मैच्योर होता है पॉलन ग्रेन, ये क्या करता है, ये जैसे जैसे यंग से हम लोग मैच्योर होता है पॉलन ग्रेन, तो क्या होता है, ये मान लो है और ये मान लो क्या है, दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसी के साइटोप्लाज्म में, इसी के साइटोप्लाज्म में ये कहां पड़ा था, ये कोने में पड़ा था। फिर जैसे जैसे मैच्योर होता है ये कोने से क्या करता है, कोने से धीरे धीरे बीच में आ जाता है। तो इसका जो सेल्स है ये यहां आ जाता है ऐसे। सो दिस इज जेनरेटिव न्यूक्लियस, दिस इज नथिंग बट द जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल पहले कहां था, एक कोने में प्रेजेंट था, अब कहां आ गया, अब आ गया यहां पे। जैसे जैसे मैच्योर होता है ये जेनरेटिव सेल ये कोने में था, यहां पे आ गया, दिस इज जेनरेटिव सेल, दिस इज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के अंदर क्या है, जेनरेटिव न्यूक्लियस। इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि ये न्यूक्लियस यहां पे आ जाएगा, नो, ये पूरा का पूरा एक सेल है, इस पूरा का पूरा सेल यहां पे आ जाएगा, नॉट ओनली द न्यूक्लियस। ओके, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेल जो है ये यहां आ जाएगा। इनिशियली ये एक कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा बीच में आ जाएगा। तो ये जेनरेटिव सेल पहले यहां था, अब यहां आ गया। तो इसी वजह से एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है, वहां पे लिखा गया है कि जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो वो इसी डायग्राम के बेसिस पे वो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट तो दे दिया गया है लेकिन डायग्राम को नहीं दिया गया था। तो अब समझ में आ रहा है, अब ये जो जेनरेटिव सेल है ये किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल floats in the cytoplasm, in the cytoplasm of vegetative cell, in the cytoplasm of vegetative cell। क्यों, बिकॉज पहले ये कोने में पड़ा था और अब ये बीच में आ गया। तो अब देख के लग रहा है कि ये कहाँ है, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी में फ्लोट कर रहा है, उसी में तैर रहा है, उसी में सस्पेंडेड है। बहुत कुछ टर्म यूज हो सकता है। सो इस डायग्राम के बेसिस पे ये स्टेटमेंट को दिया गया था, लेकिन ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है, और एक चीज बताया गया है, क्या कि बताया गया है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है। ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड ऑफ? शेड ऑफ का मतलब होता है जब पॉलन एंथर जब डाइसेंस होता है, एंथर का जब डाइसेंस होता है वहां से जब पॉलन निकल जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है शेड ऑफ कंडीशन। ठीक है, मान लो कि ये एक फ्लावर है, मेरे साथ ड्रॉ करो बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और आपको कंफ्यूज करेगा। ये मान लो फ्लावर है और ये मान लो आपके है स्टैमेन, और यहां से मान लो क्या जा रहा है, पॉलन ग्रेन। यहां से क्या जा रहा है, यहां से जा रहा है आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन में 2 सेल प्रेजेंट है। एक है आपका वेजिटेटिव सेल
और दूसरा है आपका जेनरेटिव सेल। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द वेजिटेटिव सेल, जो हम लोग वी सेल बोलते हैं, और इसको हम लोग जी सेल बोल देते हैं, जेनरेटिव सेल या जी सेल, राइट। तो कितने सेल है? 1 2 2 सेल्स है, तो मतलब टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, राइट, टू सेल्ड स्टेज। अब ये पॉलन जाके कहां गिरेगा? ये मान लो आपका ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अब ये पॉलन ग्रेन जो है वो यहां आके गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल था, वी सेल था। यहाँ पे क्या था? वी सेल था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या आपका जेनरेटिव सेल था। अब पॉलन ग्रेन से हमने क्या कहा? पॉलन ग्रेन में है जर्म पोर्ट। जर्म पोर्ट से क्या निकलेगा? जर्म पोर्ट से निकलेगा पॉलन ट्यूब। क्या निकलेगा? जर्म पोर्ट से निकलेगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब निकलेगा। जब पोर्ट से जब पॉलन ट्यूब निकलेगा तो ये वेजिटेटिव सेल जो है वो एकदम सामने रहेगा, दिस इज वेजिटेटिव सेल। और ये जो जेनरेटिव सेल है ये पॉलन ट्यूब के अंदर आके क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब, मान लो कि ये पॉलन ट्यूब है, राइट, इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट हुआ। जैसे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा स्टाइल के अंदर या स्टिग्मा के अंदर के स्टाइल से अंदर जाएगा, तो ये जो वेजिटेटिव सेल है वो यहां आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो यहां आ जाएगा, दिस इज द वी सेल और वी न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, वो अलग बात है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहां आ जाएगा। अब बचा क्या? जेनरेटिव सेल। अब ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जो आपका जी सेल था, जेनरेटिव सेल था, ये क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा, बिकॉज ये क्या है? ये भी तो हैप्लॉइड है। ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। इस टाइम क्या करेगा? इक्वल माइटोसिस। और इक्वल माइटोसिस के क्या बनाएगा? ये एक मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट, क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट बनाएगा। तो अब बताओ ये पॉलन ट्यूब के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है? ये है क्या? दिस इज पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब में कितने सेल्स प्रेजेंट है? जेनरेटिव सेल्स डिवाइड किया, 2 सेल बनाए, क्या क्या? एक मेल, 2 मेल गैमेट बनाए, तो ये 2 सेल है और ये एक वेजिटेटिव सेल है। तो टोटल कितने सेल्स हो गए? 3 सेल्स हो गए। टोटल कितने सेल्स हुए? 3 सेल्स हुए। तो दिस इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज। तो लेकिन पॉलन जब फ्लावर से निकला था तब कितने सेल का था? 2 सेल का। सो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन स्टैमेन से या एंथर से निकलता है तो 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है। कितने सेल में? 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है। और जब ये यहां गिरता है और यहां से एक पॉलन ट्यूब निकलता है, उस पॉलन ट्यूब के अंदर जो है जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 3 सेल स्टेज, 1 2 3 सेल के बन जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही होता है। ये जो प्रोसेस है 2 स्टेज वाला, ये कैसा होता है? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही होता है, राइट। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जब ये पॉलन निकलता है, मान लो दिस इज द फ्लावर और ये मान लो स्टैमेन और ये मान लो स्टैमेन। 40% में क्या होता है? ये जब ये पॉलन ग्रेन जब एंथर के अंदर रहता है, पॉलन ग्रेन कब है? एंथर के अंदर ही क्या करता है? ये वेजिटेटिव सेल था, राइट, और ये आपका ये था वेजिटेटिव सेल, ये आपका था जेनरेटिव सेल। और ये जेनरेटिव सेल क्या करेगा?
जब ये एंथर के अंदर है उसी वक्त इनसाइड एंथर, इनसाइड एंथर, उसी वक्त ये क्या करेगा, उसी वक्त ये जेनेटिव सेल माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। क्या करेगा, ये है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, तो 2 मेल गैमेट्स। तो अब ये जो सेल है जो एंथर के अंदर प्रेजेंट है, ये कितने सेल्स के, दिस इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा था तो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर निकल रहा था, और जैसे ही वहां से पॉलन ट्यूब निकल रहा था तो पॉलन ट्यूब के अंदर जो है जेनेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना रहे थे, तो तब जाके वो बन रहा था 3 सेल्ड स्टेज। लेकिन यहां क्या हुआ, जब पॉलन ग्रेन एंथर के इनसाइड प्रेजेंट है, इनसाइड एंथर, तो यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे जो जेनेटिव सेल था उसने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाए। हर एक मेल गैमेट्स कैसे होंगे, n होंगे, 2 मेल गैमेट्स बनाए, तो ये ऑलरेडी 3 सेल स्टेज बन गया है, और 3 सेल स्टेज में ही ये एंथर से एग्जिट करेगा। सो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब एंथर से पॉलन निकल रहा है तो 2 सेल स्टेज में निकल रहा है, जब स्टिग्मा में गिरा, जब पॉलन ट्यूब निकला, तब वो बनता है 3 सेल स्टेज। लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब एंथर के अंदर ही प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन, तभी क्या होता है, जेनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये 3 सेल स्टेज बना जाता है। तो यही मुझे एक्सप्लेन करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में और कुछ खास नहीं है, बस 2-3 चीजें हैं जो हमें देखनी है। नंबर 1 आता है पॉलन एलर्जी। नंबर 1 क्या आता है, नंबर 1 पे आ जाता है आपका पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी कैसा होता है, पॉलन एलर्जी, बहुत सारे लोगों को पॉलन से एलर्जी हो सकता है। किस किस टाइप का एलर्जी हो सकता है, क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है। पॉलन एलर्जी मतलब क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका एस्थमा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा आपका ब्रोंकाइटिस। क्या आ जाएगा, ब्रोंकाइटिस, BRONCHITIS, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा आ जाएगा, ब्रोंकाइटिस आ जाएगा। और भी सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं, और भी सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं, जैसे कि आपका पूरे बॉडी में इचिंग होना, वॉमिटिंग आना, राइट, नाक बहना, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, बुखार आ जाता है किसी किसी को, तो सीवियर एलर्जीज हो सकती है। लेकिन मेन जो एलर्जी होता है दैट इज क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, दैट इज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, राइट। और ब्रोंकाइटिस एफ्लिक्शन हो सकता है, मतलब खांसी, ये भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अंडर पॉलन एलर्जी। एक कॉमन पॉलन एलर्जेंट का नाम है पार्थेनियम। क्या नाम है, पार्थेनियम, पार्थेनियम, या इसे और क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है कैरेट ग्रास। क्या बोला जाता है, कैरेट ग्रास, राइट। ये कैसे इंडिया आया था, तो ये एज अ कॉन्टेमिनेंट इंडिया आया था विथ इंपोर्टेड वीट, कम टू इंडिया, came to India as a contaminant with imported wheat, क्या हो रहा था कि इंडिया में किसी भी तरह का एक व्हीट वैरायटी को लाया गया था। व्हीट मतलब गेहूं की एक वैरायटी को लाया गया था,
उसी गेहूं के वैरायटी के साथ क्या होगा, एज ए कॉन्टेमिनेंट, ये मतलब इस पार्थेनियम का जो पॉलन था वो पॉलन क्या किया, उसी वैरायटी के साथ एज ए कॉन्टेमिनेंट इंडिया आ गया। और अब ये जो है पार्थेनियम ये बहुत ज्यादा यूबिक्विटस बन गया, मतलब वेरी कॉमन, यूबिक्विटस और वेरी कॉमन। यूबिक्विटस का मतलब होता है वेरी कॉमन। अब हम लोग जो पार्थेनियम है ऑलमोस्ट हर जगह पे देख सकते हैं। अगर आप आपके घर के आसपास कहीं देखोगे तो आपको पार्थेनियम इजीली देखने को मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना गूगल में, आपको इमेज मिल जाएगा गूगल में। तो पार्थेनियम को क्या कहा जाता है, कैरेट ग्रास कहा जाता है। पार्थेनियम इंडिया आया कैसा था, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आया था, एज अ कॉन्टेमिनेंट आया था। किसके साथ, एज अ कॉन्टेमिनेंट विथ इंपोर्टेड व्हीट के साथ। एक व्हीट की वेराइटी को जब इंडिया लाया जा रहा था तो उसके साथ एज अ कॉन्टेमिनेंट ये पार्थेनियम का जो पॉलन है वो यहाँ आ गया, और वो पॉलन यहाँ आके क्या कर रहा, अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यू किया और बहुत ज्यादा यूबिक्विटस या कॉमन बन गया इंडिया में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलन एलर्जी। एक और चीज आता है, एक और चीज क्या आता है, दैट इज पॉलन प्रोडक्ट्स। पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन प्रोडक्ट्स में कौन आ गया, पॉलन प्रोडक्ट्स में आपका आ जाता है पॉलन टैबलेट्स, पॉलन टैबलेट्स, और आपका आ जाता है पॉलन सिरप, पॉलन सिरप्स। ये जो पॉलन टैबलेट्स है ये एज अ सप्लीमेंट फूड भी, फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है। क्यों पॉलन प्रोडक्ट्स एज अ फूड सप्लीमेंट लिया जाता है, बिकॉज जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। जैसे हमने देखा कि वेजिटेटिव सेल में क्या था, अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड था, तो वो क्या है, वो नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स है, राइट? वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है। वो न्यूट्रिएंट्स किसको न्यूट्रिशन देगा, वो न्यूट्रिएंट देगा जेनेटिव सेल जब मेल गैमेट्स बनाएगा तो मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन देगा, ठीक है? तो उसमें क्या है, उसमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है, तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है, पॉलन ग्रेन्स, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स आर, बिकॉज pollen grains are rich in nutrients, राइट? तो पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, उसमें से पॉलन टैबलेट्स जो है एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। और क्यों लिया जा सकता है, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और क्या हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में ये ज्यादातर कहाँ दिखा जाता है, ये ज्यादातर देखा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है? और क्या होता है, ये एज अ ये कौन लेता है, ये एथलीट्स भी लेते हैं और रेसिंग हॉर्सेस भी लेते हैं, राइट? रेसिंग हॉर्सेस भी लेते हैं, क्यों? बिकॉज फॉर बूस्ट देयर परफॉर्मेंस, टू बूस्ट देयर परफॉर्मेंस, राइट? ये कौन कौन लेता है, ये लेते हैं एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस, रेसिंग हॉर्सेस टू बूस्ट देयर परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एथलीट्स या रेसिंग हॉर्सेस ये लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड भी हो गया, ये एक पॉजिटिव साइड भी हो गया, ठीक है? नेगेटिव साइड में क्या हो गया कि क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और भी सीवियर एलर्जीज हो सकती है। एक कॉमन हो गया पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास आया क्या, कैसे आया, एज अ कॉन्टामिनेंट आया, किसके साथ, इंपोर्टेड व्हीट के साथ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूबिक्विटस है पार्थेनियम जो है, मतलब वेरी कॉमन है, आप कहीं भी देख सकते हो। आप एक बार गूगल से इमेज देख लेना तो आपको लग जाएगा ये यार ये तो ये प्लांट तो हम हर जगह देख सकते हैं, हर जगह देखते हैं, राइट? और एक पॉजिटिव साइड क्या है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो हाई, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होता है।
इसलिए उसको एज अ टैबलेट्स या एज अ सिरप उसको कंज्यूम किया जाता है। कौन कंज्यूम करता है? ये कंज्यूम करते हैं बेसिकली एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस को दिया जाता है ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो सके, राइट। और क्या होता है, और ये ज्यादातर कहाँ देखा जाता है? ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है। और पॉलन टैबलेट जो है ये फूड सप्लीमेंट के हिसाब से भी काम करता है। एक नॉर्मल पर्सन भी ये पॉलन टैबलेट ले सकता है एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। और एक चीज होता है दैट इज पॉलन बैंक। आपने सीड बैंक तो सुना ही होगा। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब होता है जहां हम लोग कुछ जमा रखते हैं। तो पॉलन बैंक का मतलब क्या हो जाएगा? जहां हम लोग पॉलन जमा करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉलन जमा क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी मतलब हम लोग पॉलन को जमा क्यों कर रहे हैं? तो पॉलन की एक वायबिलिटी होता है। क्या होता है? पॉलन वायबिलिटी। एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी। What is pollen viability? The ability of pollen the period for which the time period for which a pollen retain its ability to germinate. To germinate. The time period for which a pollen retain its ability to germinate, मतलब एक टाइम पीरियड जिसके अंदर पॉलन के अंदर एक एबिलिटी रह जाएगा जर्मिनेट करने का, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे पॉलन वायबिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और जाके वो एक स्टिग्मा में गिरा और वो जर्मिनेट किया, तो ये जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग पॉलन ग्रेन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि वीट है, वीट का पॉलन ग्रेन क्या किया? फ्लावर से, वीट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है निकला और 3 महीने के बाद जाके वो गिरा किसी स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या अब वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा? द आंसर इज नो। उसका जर्मिनेशन पावर खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें सीरियल्स की, यानी अगर हम बात करें वीट की, हम लोग बात करें राइस की, तो वहां पे जो पॉलन का वायबिलिटी पीरियड होता है, पॉलन वायबिलिटी पीरियड बोला जाता है, वो 30 मिनट्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलन फ्लावर से निकलेगा और स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा और पॉलन ट्यूब निकालेगा। इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट्स का विंडो होता है, ठीक है। पूरे प्रोसेस में 30 मिनट्स का विंडो होता है। अगर वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर फ्लावर से निकल के किसी स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरता है तो वो फर्दर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। मान लो कि वो पॉलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा मतलब पॉलन ग्रेन वो निकला और निकल के 3-4 घंटे बाद जाके किसी स्टिग्मा में गिरा, उड़ते 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 गया आराम से और स्टिग्मा के ऊपर गिरा 3-4 घंटे बाद, तो अब वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो अपना जो जर्मिनेशन पावर है वो खो चुका है। जर्मिनेशन का जो पावर था उसके पास वो उसने खो दिया है, तो अब वो वायबल नहीं रहा। तो उसी टाइम पीरियड को फॉर विच अ पॉलन ग्रेन रिटेन इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है पॉलन वायबिलिटी या पॉलन वायबिलिटी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सीरियल्स की, फॉर एग्जाम्पल वीट और राइस की, सीरियल्स में अगर वीट और राइस की बात करें
तो वायबिलिटी पीरियड कितना होता है? वायबिलिटी पीरियड होता है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का, 30 मिनट का वायबिलिटी पीरियड होता है। मतलब पॉलन ग्रेन को एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर गिरना है 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कुछ फैमिली जैसे रोजेसी या लेग्यूमिनोसी, या अगर हम बात करें सोलेनेसी, इन फैमिलीज की अगर हम बात करें, रोजेसी मतलब रोज, लेग्यूमिनेसी मतलब लेग्यूम प्लांट, और सोलेनेसी मतलब सोलेनम, सोलेनेसी प्लांट के पोटैटो, ये आपका आ जाएगा सोलेनेसी के अंदर। ब्रिंजल, ये आपका आ जाएगा सोलेनेसी के अंदर, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में देखा है। तो इस फैमिली की अगर हम बात करें, इस फैमिली में जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो होता है few months। मतलब यहां पे इस फैमिली में अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और 1-2 महीने बाद जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरा, तब भी वो जर्मिनेट कर पाएगा, बिकॉज उसका जर्मिनेशन पावर अब तक खत्म नहीं हुआ है, उसका जर्मिनेशन पावर अब तक प्रेजेंट है, राइट। उसका जर्मिनेशन पावर क्या है? उसका जर्मिनेशन पावर अब तक उसमें प्रेजेंट है। लेकिन सेम चीज का यहां हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसका वायबिलिटी पीरियड ही 30 मिनट्स है। उसको निकलना है और गिरना है 30 मिनट्स के अंदर, और ये निकलेगा और गिरेगा 2-3 महीने बाद भी गिरेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। अब क्या होता है? अब क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होते हैं, जहां पे हम लोग अलग अलग टाइप के हाइब्रिड्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के रिसर्च वर्क करते हैं, अलग अलग पॉलन को लेके हम लोग अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन या रिसर्च या जो भी चीज करते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन को लेकर, तो क्या होगा? मान लो कि मैंने एक वीट का क्या किया? पॉलन ग्रेन को लिया, पॉलन ग्रेन लिया और उसे रख दिया कि 2-3 महीने बाद जाके मैं इससे कुछ रिसर्च वर्क करूंगा। 2-3 महीने बाद तो मैंने उस पॉलन ग्रेन को नीके अपने घर में किसी बॉक्स के अंदर रख दिया अच्छे से। तो 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद जब इस वीट के पॉलन ग्रेन को मैं निकालूंगा रिसर्च वर्क करने के लिए, तो क्या वो पॉलन ग्रेन तब तक सही रहेगा? नहीं रहेगा। वो तब तक वो पॉलन ग्रेन जो है अपना वायबिलिटी पीरियड जो है वो ओवर कर चुका है, वो और वायबल नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा? उस पॉलन ग्रेन से को लेकर मैं कोई भी किसी भी तरह के हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। पॉलन ग्रेन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? पॉलन ग्रेन को लिया और किसी एक के साथ, किसी प्लांट के एक के साथ मैंने फ्यूज किया, तो क्या वो फ्यूज करूंगा तो वो काम हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज उसका वायबल पीरियड जो था, वायबिलिटी पीरियड जो था वो तो खत्म हो चुका है, राइट। वो खत्म हो चुका है। अब रिसर्च वर्क जो होता है या क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होता है, वो तो ऐसे नहीं होता है कि आज ही लिया और आज ही हमने स्टार्ट कर दिया काम करना, 30 मिनट्स के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनको एक पर्टिकुलर टाइम में ही चीजों की जरूरत होती है, या हम लोग को अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है तो पर्टिकुलर टाइम में ही उस चीज की हमें जरूरत है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है? पॉलन, ये वायबिलिटी पीरियड होने की वजह से क्या किया जाता है? इस पॉलन को बैंक में जमा किया जाता है। और ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं होता है, ये एक ऐसा बैंक होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? उस पॉलन बैंक में क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन है जो -196 डिग्री का है। तो हम लोग व्हीट के पॉलन को क्या करेंगे? लेंगे और उस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रख देंगे। तो क्या होगा? ये जो इसका जो रिएक्शन था, इसके बॉडी का जो रिएक्शन था, वो क्या हो जाएगा? वो डॉर्मेंट हो जाएगा, वो सो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया? हम अगर हम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी उस पॉलन को यूज करेंगे, तब भी हम उस पॉलन को यूज कर पाएंगे, बिकॉज तब भी वो पॉलन वायबल रहेगा।
क्यों? बिकॉज हमने क्या किया, -196 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे ही उस पॉलन ग्रेन को रख दिया, उसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे उसके अंदर, जितने भी हार्मोनल रिएक्शंस हो रहे थे, जितने भी कुछ रिएक्शंस हो रहे थे, वो सारे के सारे रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन सो जाएगा। जब तक हम उसे नहीं निकालेंगे तब तक वो सोया रहेगा, क्योंकि क्या किया हमने उस पॉलन ग्रेन को डोरमेंट बना दिया। डोरमेंट का मतलब क्या है, उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे थे वो सारे के सारे रिएक्शन हमने स्टॉप कर दिया। तो अब ये पॉलन ग्रेन हम लोग 6 महीने बाद भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने उसके सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस है वही स्टॉप कर दिए। तो अब ये पॉलन ग्रेन फर्दर से अपने आप से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, राइट? तो इसी वजह से हम लोग पॉलन बैंक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? पॉलन बैंक का इस्तेमाल करते हैं। पॉलन बैंक्स, व्हाट इज पॉलन बैंक? इट इज नथिंग बट पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड। क्या होता है यहाँ पे? pollen grains are stored in liquid nitrogen, liquid nitrogen, इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, राइट? पॉलन बैंक में क्या होता है? पॉलन बैंक जैसे नॉर्मल बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा रखते हैं, तो अगर ये पॉलन बैंक है तो किसे जमा रखेंगे? पॉलन बैंक में जमा रखेंगे। अब यहाँ पे एक खासियत बात क्या है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इन पॉलन को हम लोग रख देंगे, ताकि इनके सारे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, डोरमेंट हो जाए, और ये पॉलन ग्रेन सो जाए, ठीक है? और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब क्या है? क्रायो जो वर्ड आया है बेसिकली आया है ठंडाई से, ठंडा से। तो अगर -196 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ वहां पे कितना ठंडा होगा। मतलब आदमी तो 1 सेकंड भी शायद वहां पे ना रह पाए, राइट? लिक्विड नाइट्रोजन पे तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है लिक्विड नाइट्रोजन, राइट? तो इसी वजह से इतना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो इसी वजह से इस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोला जाता है? इस टाइप को प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम कर सकें। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कर सकें। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये काम आता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाए, ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी हो सकता है, ये पॉलन बैंक भी हो सकता है, ये सीड बैंक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सीड बैंक। सीड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सीड को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अगर सीड को स्टोर करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर ही आएगा। लेकिन उस बैंक को हम लोग क्या पॉलन बैंक बोलेंगे? नहीं, उस बैंक को हम लोग सीड बैंक बोलेंगे, ठीक है? उस बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? सीड बैंक बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। बस आज के लेक्चर में इतना ही था और कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है? आज का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो 2 चीजें थी। एक वो जो कॉन्सेप्ट था कि जेनेरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, उस डायग्राम को हमने ड्रॉ किया, वो एक इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा हमने क्या देखा कि जब वो एंथर से निकल रहा है और जाके गिरता है उसके बाद वो 3 सेल स्टेज बनता है। और एक केस में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब वो पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर है तभी वो क्या होता है, जेनेरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं, और 2 मेल गैमेट्स और आपका वेजिटेटिव सेल मिलके बनाता है 3 सेल स्टेज। तो 60% में 2 सेल स्टेज एंड 40% में आपका 3 सेल स्टेज। तो अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 सेल्ड स्टेज में जेनेरेटिव सेल का डिवीजन कहां होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ, सोच के बताओ।
अगर 2 सेल्ड स्टेज है मतलब इसका मतलब जब एंथर से निकला होगा तब 2 सेल्ड का होगा, तो तब जेनेटिव सेल डिवाइड कहाँ कर रहा होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर, सॉरी पॉलन ट्यूब के अंदर। और अगर हम बात करें 3 सेल्ड स्टेज की, तो वहां पे माइटोसिस कहाँ हो रहा है, वहां पे माइटोसिस हो रहा है एंथर के अंदर। एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है और जेनेटिव सेल मेल गैमेट्स बना रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और ये सारी जो चीजें हैं ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इसमें समझने वाली कुछ खास चीज है नहीं। आप एनसीईआरटी एक बार देख लोगे या इसको ही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चल तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।